हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। एसआई की तो परीक्षा हो चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा 2 मार्च से स्टार्ट है और ये 20 मार्च तक चलेगी। तो ये जो बुक है वो रोजगार विद अंकित भाटी की बुक है, जो आरपीएफ कांस्टेबल की है, जिसमें जीके जीएस और आपको वैसे पता होना चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल में जीके जीएस कितने नंबर की पूछी जाती है। तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स के भी 35 क्वेश्चन आते हैं। टोटल लगा के क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग 2 घंटा मतलब 90 मिनट होती है। बात करते हैं इसमें नेगेटिव, तो 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग सबसे हार्ड होती है, लेकिन पेपर भी थोड़ा सिंपल आता है। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल की बुक है। इस बुक को आपको पूरी कराएंगे हम आपके लिए। आप वीडियो को पूरी देखना। आज आपका रहेगा सामान्य ज्ञान में भारतीय इतिहास, जिसमें आज रहेगा प्राचीन इतिहास, फिर उसके बाद मध्यकालीन कराएंगे, फिर आधुनिक। आज आपका प्राचीन इतिहास रहेगा। तो ये आप देख लें एक बार टॉपिक। टोटल सामान्य ज्ञान के ये टॉपिक रहेंगे आपके। डेली एक वीडियो आएगी और फिर ये मैथ के रहेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग की आएगी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जितने पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन 2019 में, वो सब क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि आपको अगर कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है तो पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये बौद्ध गया में हुआ था। आगे देखो, इसका विकल्प डी सही है और इसके बारे में थोड़ी व्याख्या भी की है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। थोड़ा बड़ा कर लें। बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये पूछा जाता है। इस घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म बरस 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जो 483 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये पॉइंट आप याद जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। निम्न में से किस शल्य चिकित्सक का जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये सुश्रुत को हम शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जानते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में सब पूछे हुए क्वेश्चन है ये। अब इनके बारे में बात करें। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रेरणा माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरि ने सुश्रुत से शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से सुश्रुत का विशेष स्थान है। आगे बात करते हैं चरक की। तो चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र में संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। ये पूछा जाता है, चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का जो अर्थ होता है वो, इसका मतलब होगा, देखो इधर आपको बताएंगे हम। बी। बी का मतलब निर्भीकता। अभय मुद्रा का मतलब निर्भीकता, जो डरता नहीं है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त के ऊपर और एक हथेली बाहर की ओर इंगित करती है जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ये गौतम बुद्ध की है। अब इनके बारे में व्याख्या। विनय और सुत पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, याद रखना। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? तो पाली है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्न में से सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक 3 है। क्वेश्चन नंबर 5।
स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। व्याख्या। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया था। इसका अर्थ टीला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि, उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल से प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये पूछा जाता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो ये ए नंबर प्रथम उपदेश को दर्शाता है जो बौद्ध धर्म ने दिया था, धर्म चक्र। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना को प्रतीकम, कमल और सांड के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। का प्रतीक स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 7, पहमपाड़ी बौद्ध स्तूप के चित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये अजंता की गुफाएं में पाई गई जो महाराष्ट्र में है। पदमपाड़ी बौद्ध स्तूप के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए। पदमपाड़ी बौद्ध स्तूप के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। अजंता की ज्ञान जो गुफाएं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। जितना भी हम आपको बता रहे हैं टोटल याद करके रखना, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो ये गोल्डन ईगल होता है जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं का उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आया था पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये एनटीपीसी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले बता दें, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे वाली जितनी वीडियो हैं क्या आपको सही लग रही हैं वॉइस और आवाज़। तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और हर दिन आपके लिए एक मैराथन आएगी। इससे आज ये इतिहास, प्राचीन इतिहास की आ रही है, वैसे ही मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, अर्थशास्त्र जितने भी हैं सबकी लेके आएंगे। आपका इससे पेपर जीके जीएस बहुत अच्छी हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो ये बैल देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता की बता दिया मैंने। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, हिरण, भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नेपोलियन में से किसको कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भा तो समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक या राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कृष्ट काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। कौन सी अपनाई थी? दोहरी नीति। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दी थी, ये याद रखना। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 13,
पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव राजवंश का संस्थापक की बात करें हम तो ये कौन थे? तो ये विष्णु शाह था। कौन थे? विष्णु शाह, सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदी वर्मन व महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में धर्मों से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? तो ये जैन धर्म से है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके में हुआ था? तो चालुक्य में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों में से संबंधित हैं और ये थेरवाद बौद्ध धर्म के एक अभिन्न अंग भी है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो ये हड़प्पा सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी पूछ लिया जाता है कि खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। आगे हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी पूछा जाता है। कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी है। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज बरस 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा रावी के है। और लोथल की खोज 1954 में डॉक्टर S.R. राव ने की थी। किसने की थी लोथल की? डॉक्टर S.R. राव ने 1954 में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी पर स्थित है। तो आपको पता होना हड़प्पा किस पे है? रावी पे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर और लोथल भोगवा नदी पर है। कालीबंगन। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन के स्थल के उत्थान का श्रेय बी के थापर तथा बीबी लाल को हो जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस पे है? घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये चोल वंश थे। कौन से थे? चोल वंश थे। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम प्रशासन से तथा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। सिंध सभ्यता के निम्न से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये जलाशयों के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। सिंध सभ्यता के धौलावीरा स्थित जलाशयों के साक्ष्य मिले तो धौलावीरा स्थल ये गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज बरस 1967 से 68 ईस्वी में पी जोशी ने की थी। किसने की थी? पी जोशी ने। कालीबंगा इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यह स्थल राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। खेत के तो ये पूछा जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा से मिले। अब बात करते हैं कोट दीजी। इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है। लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें हम। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा से जो मुर्दों का टीला है? तो ये कौन सी भाषा में बताया गया है कि ये मुर्दों का टीला है? तो ये सिंधी भाषा में बताया गया था। कौन सी? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो सब को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थित पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानगार के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से।
मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो हम कौशल प्रदेश के नाम से जानते थे अवध को। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से, प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। अब इसे हम लखनऊ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो ये गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक शासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है? तो इसे हम डी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन, वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों में से अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, मतलब अभी बना। और जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल हैं। ये भी आपको याद रखना है कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्ति हैं, लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित हैं। सामवेद, ये 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस वेद का संबंध संगीत से है। क्वेश्चन नंबर 23, रत्नावली, प्रदर्शिका और नगानंद के रचयिता कौन है? तो ये हर्षवर्धन थे। रत्नावली और प्रदर्शिका और नगानंद के रचयिता। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। बाणभट्ट और रत्नावली, प्रदर्शिका और नगानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूत मतलब वर्धन वंश से था। क्वेश्चन नंबर 24, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये चोल वंश की थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राजाराज चोल ने कराया था। किसने कराया था? राजाराज चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी याद रखना। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजाराज चोल के नाम पर राजा राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया था। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। किसमें है? द्रविड़ शैली। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब? 1987 में। 25 नंबर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, महावीर स्वामी थे। और जो ऋषभ देव थे वो प्रथम तीर्थंकर थे। और जो अंतनाद थे वे 14वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहना और सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1979 में इस सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 28, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो ये बसादिश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे इसकी व्याख्या, बसादिश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिश जैन धर्म में हुए तीर्थकारों के मंदिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें।
तो ये बिंबिसार गुप्त वंश से ये गलत है। कनिष्क कुषाण ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से सही है। राजा राजा चोल से ये भी सही है। बिंबिसार हर्यक वंश थे। तो ये पता होना चाहिए आपको टोटल। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 30। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? तो ये 15 से 600 ईस्वी पूर्व में चली थी। भारत में वैदिक काल की अवधि बरस 15 से 600 वर्ष मानी जाती है। और 31 नंबर क्वेश्चन। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद थे, तो ये 16 थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था और ये 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये टोटल मैं आपको बता भी दें तो अंग, मगध, काशी, भज्ज, बतस, अवंती, कौशल, पंचाल, मल्ल, कुरु, चेद, कंबोज, मदस, सूरसेन, गंधार, अस्मक, ये थे 16 महाजनपद। क्वेश्चन नंबर 32। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। तो ये वैशाली कुंड ग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु वर्ष 600 मतलब 468 ईस्वी में पावापुरी बिहार में हुई थी। पावापुरी बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो ये नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। और मिलिंद पन्हों एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 34। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तो ये कापतापुरम में हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत में भाग 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। प्रसिद्ध यात्री फायन का संबंध किस देश से है? तो ये चीन से आए हुए थे फायन। फायन भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फायन भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फायन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायन 6 वर्षों तक यहीं रहा था। फायन बौद्ध धर्म था उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 36। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन था। माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी था तथा सेवक था जिसने गौतम बुद्ध को टोटल चेंज कर दिया था। कत्थक गौतम बुद्ध का घोड़े का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो ये पारसी से है। जैन अवेस्ता। ईसाई धर्म से संबंधित ग्रंथ बाइबल है। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इस्लाम धर्म से कुरान है और हिंदू धर्म से गीता है। 38 नंबर क्वेश्चन। पार्श्वनाथ जो एक क्षेत्रीय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और कौन से जैन तीर्थकर बने थे? तो ये 23वें तीर्थ बने थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ और जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और दूसरे अजीतनाथ और 24वें महावीर स्वामी। 39 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के निम्न में से उपदेशों में किसने अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आदित्य पर्याय सुत को जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्त का उपाय बताया था। क्वेश्चन नंबर 40। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अश्वघोष ने सौंदर्य काव्य की रवि रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे
नागार्जुन को मध्यकालीन मत शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। 41 नंबर, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो ये तोल्काप्पियम है। काव्य शास्त्र से संबंधित इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है और मड़मेगलाई ये एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चितनार द्वारा की गई थी। शिल्पादिक्रम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। जीवक चित्तामणि यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि त्रुतका देवर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? तो ये शिल्प शास्त्र है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रागीर की हस्तशिल्प कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। गंधर्व वेद यह 4 वेदों में से एक है। अन्य 3 वेद हैं धनुर्वेद, शिल्प वेद तथा आयुर्वेद। पहली जैन प्रसिद्ध कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। पहली जैन प्रसिद्ध का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईस्वी में हुआ था। दूसरी जैन प्रसिद्ध बल्लवी में आयोजित हुई थी जो इनमें क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में 512 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो ये वेद व्यास द्वारा जो लिखा गया था ये था डी महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी और शिल्पादिक्रम इलांगो आदिगल ने लिखा था। जीवक चिंतामणि त्रुत का देवर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टधाई पुस्तक का विषय क्या था? तो ये व्याकरण था। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 40 नंबर, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो बी नंबर दंती दुर्ग था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हूँ। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत की उत्तरी दक्षिण तथा मध्य भाग पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष तक शासन किया था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ में लगभग 250 ईस्वी में बना था ये सिंह। कनिष्क किस वंश के राजा थे? तो ये कुषाण वंश के राजा थे। और आगे बात करते हैं इनके बारे में। कुषाण वंश का संस्थापक कुजिल कटपिशिस था। कौन था? कुजिल कटपिशिस था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के गांधार कला का विकास हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को पैटर्न में रखा गया था। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड के में रखा गया था। ये हुए यहाँ 50 क्वेश्चन टोटल।